सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। ये वीडियो ना तुम लोग भी काफी देर से वेट कर रहे होगे कि भाई कौन बंदा बनाएगा बिल्कुल स्पेसिफिकली। तो आज की वीडियो में बस यही होने वाला है। मैं डिटेल्ड कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको R15 V3 की जगह R15M लेनी चाहिए या V3 लेनी चाहिए। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट टुडेज बेस्ट यूज्ड बाइक सेलिंग साइट कॉल्ड Bikes24। तो यहाँ पर आप यार आराम से घर बैठे ही अपनी बाइक बिना किसी झिकझिक के बेच सकते हो। आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है एंड वहां पर आपको सेल नाउ पे क्लिक करना है अगर आपको अपनी बाइक बेचनी है तो। एंड देन आप अपनी आरसी अपने पास रख लेना। बस आसानी से आप वहां से देख के सारी डिटेल्स फिल कर लोगे। और भी कोई 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपकी बाइक के रिगार्डिंग कि कितना चली है, कौन सा मॉडल है या ये सारी डिटेल्स, तो आप जल्दी से फिल कर लोगे। देन आपको Bikes24 की तरफ से ना विद इन 1 to 2 आवर्स एक प्राइस ऑफर प्राइस मिलेगा। अगर आपको वो प्राइस ठीक लगता है देन डन, आप कंफर्म कर दो एंड विद इन 24 आवर्स Bikes24 की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपके घर पे विजिट करेगा। और अगर आपकी बाइक की कंडीशन वैसी हुई जैसे आपने डिस्क्राइब करी है क्वेश्चंस में, देन डील भाई आपकी हो गई। इसकी जो सबसे अच्छी चीज है ना यार वो ये है कि इसमें पेपर्स वगैरह ट्रांसफर करने की कोई टेंशन आप पे नहीं होगी। आपके घर पे सिंपली घर से ही सारा कुछ करना है। तो जल्दी से जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में और अपनी पुरानी बाइक बेच दो। अब यार मेन प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे इंडिया में कि ये जो बाइक है ना अपनी R15M, ये सडनली एकदम यामाहा ने पता नहीं कहां से इनमें माता आ गई और अचानक से इन्होंने लॉन्च कर दी फट से। तो कुछ मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने जस्ट V4 लॉन्च होने के 10 दिन पहले या महीना पहले ही अपनी V3 निकाली थी। भाई हमने तो मतलब 2018 में ली थी अपनी R15 V3 और अभी तो मैंने इसको प्रॉपर मॉड वॉड करा के देखो एकदम प्रॉपर शाइनी ब्लैक बना दिया। किसी ना किसी एंगल से आप कह सकते हो एकदम मस्त दिखती है, बट हाँ यार क्या कर सकते हैं। अब अपग्रेड आ गई थी तो करना तो बनता है। मेरा तो स्पेशली इसलिए बनता था क्योंकि आपको पता है मेरा यूट्यूब पे कंटेंट ही बेसिकली बाइक्स पे है और R15 पे है, तो इसलिए भाई अपना तो बनता ही बनता था। बट स्टिल आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपको सच में जरूरत है R15 V3 से R15M लेने की। तो चलो भाई कंपैरिजन को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, जब असल में ये बाइक छोड़ने से पहले मैं यही सोचता था कि मैं R15M पे या R15 V4 जो भी आएगा उसमें अपग्रेड नहीं करूंगा, और उसके पीछे कोई खास रीजन नहीं था। बस आई वांट टू अपग्रेड टू एन हायर सीसी बाइक। जब ये बाइक लॉन्च हुई तब मैंने इसे सिर्फ कंटेंट के पर्पस से नहीं लिया। जब मैंने सच में इस बाइक को देखा था तो इसमें कुछ अपग्रेड्स ऐसे थे जिनको सच में मैं चाहता था कि मेरी बाइक में हो, और उनमें से सबसे जो पहली जो मोस्ट वांटेड थिंग थी ना वो अब इन्होंने डाल दी। दैट इज अपसाइड डाउन फॉक्स, USD फॉक्स। ये देख रहे हो KYB के। तो बेसिकली मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था व्हाई यू शुड बाय R15M। तो ऊपर यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके आप देख सकते हो। सो जो USD फॉक्स है ना उनका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा होता है। अब मान लो मैं छोटे मोटे खड्डों से पैच होल से निकल रहा हूँ और जैसे मैं निकलता हूँ ना मुझे एक रिस्पॉन्स फील होता है कि आगे से मेरी बाइक में सस्पेंशन है अच्छा वाला। और जबकि मैं जब V3 में ऐसा करता हूँ ना तो सस्पेंशन बिल्कुल लोअर साइड पे रहता है, स्टिफर नहीं है, उतना ज्यादा स्टिफ नहीं है सस्पेंशन, बहुत ज्यादा स्मूथली नीचे चला जाता है और जिसकी वजह से खड्डा बहुत ज्यादा फील होता है आपको। उसमें ऐसा नहीं है यार, उसमें बाइक को कम पावर लगती है। जब भी आप ऑफ रोड हल्का फुल्का करते हो तो आपको बाइक उठी उठी लगेगी आगे से। आप ऐसा समझ लो कि ये बाइक थोड़ी सी पुल डाउन रहती है, आगे से दबी हुई रहती है। उसमें ऐसा नहीं है भाई, वो काफी ज्यादा आपको एक्टिव और एनर्जेटिक लगेगी। जो R15 V3 है ना इसका राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। टू बी स्पेसिफिकली अगर बताऊं एग्रेसिव पोस्चर क्या होता है, तो जो राइडर मतलब होता है ना ट्रैक वाला फील, एकदम रेसिंग वाला एग्रेशन। ऐसे जब आप ट्रैक पे जाते हो नीचे ऐसे करके बैठते हो तो जो आपको फील आता है ना वो इस पे बहुत ज्यादा सही आता है, क्योंकि इस पे आपको लीन करके बैठना पड़ता है बहुत ज्यादा। ये वाले जो हैंडल बार्स है ना ये काफी नीचे रहते थे। अब ये जो पोस्चर है ये आपको कॉर्नरिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प करता है। सो ट्रस्ट मी, मैंने पर्सनली अपनी R15M पे भी कॉर्नरिंग बहुत ज्यादा कर ली है। एंड मेरा यही मानना है कि भाई V3 मेरे हिसाब से, अब प्लीज ऑफेंड मत हो ना, मेरे हिसाब से V3 पोस्चर के हिसाब से लीन्स के लिए परफेक्ट है। बट एट दी अदर एंड अगर हम इसी पहलू का दूसरा सिक्का देखें ना, इसी सिक्के का दूसरा साइड अगर हम देखें ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो जो भी था सिक्के वाली बात वो भूल जाओ। अगर हम दूसरी साइड देखें ना यार, तो ये जो USD फॉक्स है ये हमें बेटरली इंडियन रोड्स पे ये ज्यादा सही होते हैं। तो USD फॉक्स क्यों सही होते हैं भाई? ऑब्वियसली हमारे इंडिया में भाई ट्रैफिक, दिल्ली वैली वाली साइड जाता हूँ मैं, वहां पर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आप रोड पे निकलोगे भाई 10-10 मिनट बाद ऐसे सिग्नल्स लगे होते हैं, आगे बहुत ज्यादा भीड़ भड़का आ जाता है। तो भाई वहां पर क्या होता है, जब आप ब्रेकिंग करते हो तो सारा दम जो होता है वो आपकी रिस्ट वाली जगह आता है, ठीक है। एंड जब आपकी रिस्ट वाली जगह आता है बार बार ब्रेकिंग करने से आपको पेन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो वाला पोस्चर ज्यादा सही नहीं है। वहां पर दिल्ली में आपको कॉर्नरिंग करने की जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको हिल साइड या ट्रैक्स पे जाना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिकल बाइक देखें ना, प्रैक्टिकल हैंडलिंग में ये बाइक उस बाइक से अच्छी है। ट्रस्ट मी, ये बाइक उस बाइक से अच्छी है प्रैक्टिकली अगर देखें हम इंडियन रोड्स के हिसाब से। बट भाई मैं जम्मू में रहता हूँ, यहाँ तो मस्त वाले पहाड़ है एंड लिटरली यहाँ पर मजा आ जाता है V3 पे। V4 भी अच्छी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके साथ यूज्ड टू होने में मुझे टाइम लगेगा। बट बाइक गाइज कोई कमी नहीं है, मैं खाली डिफरेंसेस बता रहा हूँ गाइज, ये किसी के कमी नहीं है। बस
मेरा फर्ज बनता है बताना, तो दैट्स इट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया खुद से। इतने दिन मैं इसको राइड पे भी चलाया हूँ, अभी तकरीबन 500 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक, तो उसी के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। अब यार एक बहुत ही जरूरी सा फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों बाइक चलाते टाइम, जस्ट लाइक मैं कल परसों ही एक हिल साइड राइड पे गया था ऊपर, और उसका भी मेरे पास वीडियो नहीं है, बट एक चीज मैं बता देता हूँ। जब मैं इसको चला रहा था ना, स्टार्ट मैंने इस बाइक से किया था, एंड अचानक से जब मैंने V3 पे शिफ्ट किया ना अपनी वाली पे, तो भाई साहब दिस मदरफकर इज वेरी बैड, यू नो। ये इतना खराब है ना, मतलब पावर के मामले में कहीं ना कहीं ये क्रिस्प और वो क्रंच रखता है। अब इस पावर वाले सीन का मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। होता क्या है, हम पेपर्स पे देखते हैं, ये है मेरी BS4 वेरिएंट, इसमें 19.6 bhp है, और ये भाई 18.5 या 3 इतना ही है, कुछ मेरे को प्रॉपर्ली नहीं पता, बट मुझे पता है 1 bhp का ऑलमोस्ट डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। बट रुको, ऐसा नहीं है पावर कम हुई है या कुछ हुआ है, तो पावर हमें बेसिकली हो सकता है कम इसलिए भी लग रही हो कि एक तो वो बाइक नई है, फ्रेश है, ठीक है, तो उसका इंजन प्रॉपर्ली यू नो वार्म अप होते टाइम, खुलते टाइम प्रॉपर इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराएंगे, थोड़ा वेट रिडक्शन करेंगे, ऑलमोस्ट पावर आइडेंटिकल हो जाएगी दोनों की। बट एक चीज होती है रिफाइनमेंट। अब इंजन को यामाहा इतना ज्यादा स्मूथ कर दिया है ना इन्होंने, आपको ऐसा लगेगा आप एक्टिवा चला रहे हो लिटरली मैन। जब आप उसको थ्रॉटल करते हो कोई वाइब्रेशंस नहीं है बाइक में, कोई भी वो होता है ना क्रिस्प, कोई विंड ब्लास्ट जैसी कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो आपको बता सके कि आपकी बाइक दम भर रही है, मतलब खींच रही है आपकी बाइक। इस बाइक में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 चीज तो आपको थ्रिल फील कराने के लिए जो पोस्चर चाहिए होता है ना नीचे होके चलाने वाला, वही काफी है आपको फील कराने के लिए। और दूसरी चीज, जब ये बाइक अपने लोअर आरपीएम्स और हायर आरपीएम्स, मिड्स का भी ठीक है, बट जो लोअर्स एंड हाईज है ना इस बाइक के, वो गाइस टॉप नॉच है। मतलब बाइक में फील होता है यार क्रिस्प, पूरी आवाज एकदम लाउड हो जाती है, मतलब अलग तरीके से हिट करती है अपनी V3। और प्लीज मैं यहाँ पर कोई दो पक्षी बात नहीं रखूंगा, मैं क्लियरली कहूंगा कि पावर के मामले में ऑब्वियसली V3 बेटर है R15 V4 से। बट यहीं पर रुक जाओ, अभी खुश मत हो जाओ कि V3 ही अच्छी है। मेरे पास दोनों बाइक्स हैं, और ये भी मत कहना यार आप इसकी तारीफ कर रहे हो उसकी तारीफ कर रहे हो। मैं जस्ट आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ जो सही में प्रैक्टिकली, यार मैं कितनी देर से इसको चला रहा हूँ। जब ये नई आई थी तब से मैं इसको चला रहा हूँ, और जब ये भी नई आई थी तब से मैं इसको चला रहा हूँ। सो क्लियर कर देते हैं यार ये कुछ चीज़ें। इसमें बेशक पावर ज़्यादा है जैसे कि, बट उस बाइक में आपको कंट्रोल बेटर मिल जाता है। वो क्यों? ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से। अब यार एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी, हमारे इंडियन यूट्यूबर्स जो चीज़ बोल रहे हैं या मोस्टली बाइकर्स बोल रहे हैं कि भाई 150 सीसी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल की क्या ज़रूरत है। बट यार तुम्हें पता है ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और अगर इस बाइक में वो है ना, तो दैट इज़ वेरी प्राउड थिंग यार। इतनी सी मतलब इतनी छोटी क्यूबिक कैपेसिटी वाली बाइक में कंपनी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दे रही है। यहाँ तो उनको पता नहीं है कि ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है, और यहाँ फिर वो सोचते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल नाम की जो चीज़ होती है वो बड़ी बाइक्स में ही होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट समथिंग फेयर यार। असल में यार देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये रोड देख रहे हो एकदम सैंड हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्टअप लेता हूँ बाइक को, अचानक से क्लच छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर भी टायर मेरा स्किड कर सकता है। अब यही कंडीशन मान लो आपका कहीं हिल साइड में हो, आप कॉर्नर के ऊपर रेत गिरी हुई है, हमारे इंडिया में मोस्टली ऐसा होता है भाई, तो आप धीरे करके ब्रेकिंग करके जैसे ही लीन के अंदर एंटर होते हो, अगर आप सडनली कहीं एक्सेलरेट कर दो तो भाई साहब गिरने के चांसेस बन जाते हैं कि नहीं। तो इस बाइक में अगर ट्रैक्शन कंट्रोल है, दैट इज अ थम्स अप थिंग। मानो मेरी बात, बहुत काम की चीज़ है। प्लीज़ उसे ऐसे ही आप बिना मतलब का फीचर कंसिडर मत करो, या इसमें ज़रूरत नहीं है ऐसा मत समझो, बहुत तगड़ा फीचर है। बट जैसे ABS एक टाइम के साथ कंपलसरी हो गया था ना, मेरी बात सुनो, ट्रैक्शन कंट्रोल भी उसी तरह ज़रूरत है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, सबको पता चल जाएगा कि भाई क्यों ज़रूरी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस बात के लिए, ठीक है। हमारे V3 में क्या होता था कि मैं जब इसको कभी ऐसी जगह पे चलाता हूँ, मान लो ऑफ रोड ही कर रहा हूँ, तो पहली बात तो मैंने टायर चेंज करा रखे हैं। टायर्स के अलावा आप सोचो, जब मैंने इसको नॉर्मली चलाता हूँ ऑफ रोड करते टाइम, तब मेरा टायर स्किड करता है। बट उसको कल यार मैं पहाड़ों में चढ़ा रहा था, अगर मुझे क्लिप मिलेंगी तो मैं इंस्टाग्राम पे या कहीं अपने चढ़ा दूंगा आपको, मेरे फ्रेंड्स ने हो सकता है रिकॉर्ड वगैरह की हो, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा यार कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ अपहिल पे, एंड लिटरली टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं कर रहा। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो भाई आपको यूज़ करने का पता होना चाहिए कि उसका यूज़ क्या है। जब आप कहीं पर जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक में कितना फ़र्क है। अदरवाइज़ यहाँ पर मेरी दूसरी बाइक भी सेम जा रही थी और मेरा टायर बस बूम 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 कर रहा था, वो बाइक ऐसे नहीं कर रही थी, वो आराम से चढ़ रही थी। जितनी पावर रिक्वायर्ड होती है ना पिछले टायर में, उतनी पावर देता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब बात कर लेते हैं यार लुक्स की। तो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में लुक्स को बाद में लाता हूँ, जबकि मुझे ये सबसे पहले लानी चाहिए।
है, बट कोई बात नहीं यार, तुम जानते हो ना मुझे, मेरा थोड़ा टेस्ट अलग है। तो पहले परफॉर्मेंस की बात हो गई, अब करते हैं गाइज लुक्स के बारे में बात। तो सच बताऊं, इसको मॉड करने के बाद ना ये कुछ अलग बन चुका है, ये कुछ घातक सा बन चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई स्टिकरिंग कराओ, ये कराओ, बट यार जस्ट लुक एट दिस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैन, दिस मदरफकर लुक्स क्रेजी मैन। ये एक बीस्ट है जो अपने आप में एक ही बना है अभी तक, और आई लव यू यार, आई लव यू वाइपर, आई लव यू सो मच माई बेबी। अब मैंने इसको इसीलिए नहीं बेचा है बिकॉज आई लव हर सो मच, और ये इतनी खूबसूरत है, इतनी पावर है इसमें, हर एक चीज़ एकदम टॉप नॉच है। सो आई लिटरली लव दिस थिंग मैन। बट अब बात कर लेते हैं R15M की। अब देखो, मुझे बाइक को इस पर्टिकुलरली लुक में लाने के लिए ना बहुत पैसा लगा है। देख रहे हो ये जो लुक आपको दिख रही है ना एरोडायनेमिक्स मेंटेन होने में, इसमें मैंने काफ़ी पैसा लगाया है, अंडर बेली लगाई है, पेंट कराया है, छोटे छोटे मॉड्स बहुत सारे कराए हैं, तब जाके ये ऐसी दिख रही है। बट एट द अदर हैंड लेट मी टॉक अबाउट दिस। तो गाइज ये जो स्टॉक से ही कंपनी बना के दे रही है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि उसको मैं अभी मॉड करूंगा। नीरज, क्या तू मेरी बाइक को सामने लगा सकता है तो आई कैन कंपेयर दैट साइड बाय साइड, ऐसे सामने एक दूसरे के। तो देखो यार, इसकी अगर तुम लुक देखोगे ना एक बार के लिए, यहाँ से नहीं दिखेगी, मुझे उस साइड जाना पड़ेगा। अब बाइक में ना हमेशा एक चीज़ होती है कि एक साइड से बाइक की लुक बहुत ज़बरदस्त दिखती है, एक साइड से उतनी अच्छी नहीं दिखती। दैट इज़ बिकॉज आपको उसके एरोडायनेमिक्स प्रॉपरली हाईलाइट नहीं होते। तो अब वो वाली बाइक पे ध्यान मत देना, अब इस पे ध्यान देना। तो इस पे ध्यान दो यार, मतलब ये जो बीच वाला सेंटर में एक छोटा सा पैनल दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन, ये इसको 4 चांद लगा देता है। अब एक जो पर्सनली मुझे चीज़ फील होती है वो मैं आपको बताता हूँ। R15M कुछ नया नहीं है, दैट इज़ जस्ट द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ V3। तो बाइक का इंजन वगैरह सब सेम है, चेसी बिल्कुल सेम है, बस बाइक में नए तरीके के आपको प्रॉपर पैनल्स मिल जाते हैं, ठीक है, और नए थोड़े से फीचर्स डाल के आपको ये बाइक दी जाती है। ये जो बाइक थी ना, ये एक तरीके की सेमी फर्निश्ड बाइक थी जब ये यामाहा ने लॉन्च की थी। आई डोंट नो उन्होंने क्यों प्रॉपरली ध्यान वगैरह नहीं लगाया, तब उन्होंने ABS नहीं डाला 2018 में, यहाँ कुछ नहीं डाला था जब मेरी वाली बाइक आई थी। तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, तब भी रॉ बाइक थी, कुछ लोगों के टैंक वगैरह खुल रहे थे, आपको पता होगा, या आपको पता होगा पेंट क्वालिटी बहुत खराब थी, तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे जिसमें यामाहा ने प्रॉपरली टाइम नहीं लिया था। मैं तो यही कहूंगा, यामाहा ने वही गलतियां ठीक करके जो तब उनको करना चाहिए था वो उन्होंने अब करा है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एक्सपेक्टेड नहीं था, बेशक मैं मानता हूँ, बट USD फॉक्स वगैरह सब कुछ थे, तो यामाहा को ये चीज़ काफ़ी पहले कर देनी चाहिए थी। अब लुक्स में जो दूसरी चीज़ आती है ना लाइट्स की, तो इसकी मैं बात कर देता हूँ। V3 की जो लाइट्स हैं गाइस बहुत सही हैं, अगर आप ऐसे जनरली देखोगे लुक वाइज, सो दैट लुक्स सुपर्ब, बट उसकी कमियां हैं, और वो कमियां दो। एक, वो हेडलाइट इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। जब मैं रात में चलता हूँ लीन्स वगैरह पे या मोड़ों पे कहीं पर भी चलता हूँ, तो वो उसकी विजिबिलिटी नहीं है यार, लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। और दूसरी कमी है, जब इन्होंने R15 ने डिजाइन किया था ना इसको, ये जो छेद है इसका, पर्सनली मुझे ये छेद नहीं पसंद। ये इतना खराब लगता था कि जब मैं बाइक लेने वाला था तब भी मैंने जब इसको देखा था तभी मैंने सोचा था कि इसको बंद कर दूंगा, बट अकॉर्डिंग टू टाइम आंखों में सूट हो गया ये, फिर ये वैसे ही चलता आया। बट इस बार यामाहा ने कुछ अलग कर दिया। मैं लिटरली आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे ये मिड वाली जो हेडलाइट्स होती है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बीच में हेडलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कैन यू सी दैट M शेप, और ये M शेप बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखती है। आगे से कोई कमी नहीं छोड़ी। इंडिया में जो हम लोग मॉड्स वगैरह करते थे ना चेन्नई में, या मैंने अपनी बाइक्स में मॉड्स किए थे काफी, वही यामाहा ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया, और ये DRLs भी आपको दे दिए। तो लुक में दोनों ही बाइक बहुत ज्यादा अलग है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं बताऊं, सो मुझे पता है कौन सी बाइक की लुक पसंद है। फ्रंट प्रोफाइल में अगर मैं क्लियरली बता देता हूं तो मुझे ये वाली बाइक पसंद है। अभी उसमें चेंजेस करूंगा तो वो वाली भी पसंद हो जाएगी, बट आगे से अगर मैं देखूं तो ये वाली बाइक पसंद है, और अगर मैं साइड से देखूं तो ये वाली बाइक पसंद है। बट उसको मॉड कराने के बाद मुझे यही पसंद है। मुझे लुक वाइज मेरी वाइपर इज़ बेस्ट। आई लव दिस बाइक मैन, वाइपर इज़ माई ट्रू लव, सो आई कांट, मतलब झूठ धोखा नहीं दे सकता यार, वाइपर इज़ माई ट्रू लव। मुझे वाइपर की ही लुक पसंद है। तो मेन जो इसकी कमी है गाइस, दैट इज़ हियर। ये वाला पार्ट देख रहे हो भाई, यामाहा के जो एरोडायनेमिक्स इंजीनियर्स हैं जो बनाते हैं इसको ऐसे स्कैल्पिंग करके या स्केचेस वगैरह बनाते हो, भाई तुम्हें दिख नहीं रहा वो, तुम स्पीड ब्रेकर बना रहे हो क्या? अब प्लीज नीचे आके गाली मत देना, जस्ट लुक एट दिस। और ये तो फिर भी ब्लैक वेरिएंट है, सिल्वर वेरिएंट में ये इतना ज्यादा दिखता है, जस्ट सी, ये देखो
दिख रहा है तुम्हें ये पहाड़ दिख रहा है तुम्हें? तो ये बहुत ज़्यादा नोकीला है। जिस टाइम बाइक आई थी मैंने उसी टाइम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे मेंशन कर दिया था आने से भी पहले। हालांकि इसका ब्लैक कलर में ये चीज़ इतनी विजिबल नहीं होती, बट ट्रस्ट मी सिल्वर में ये सबसे गंदी चीज़ लगती है। अब V3 की बैक देख रहे हो, ये हमने मॉड करी है। इसमें टायर देख रहे हो 150 सेक्शन का लगा है और ये वाली टेल टाइडी। अब हम इस बाइक में भी अपनी लगा देंगे टेल टाइडी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ये पूरा फालतू चीज़ है मेरे लिए, ये भी फालतू चीज़ है। अब पिछले वीडियोज़ में भी यार मैं ढंग की चीज़ें बताता हूँ, बट स्टिल लोग नीचे बकते हैं। कुछ एक दो चीज़ें और हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात कर दूं अगर, तो आप ये देख रहे हो, जैसे हम इसमें ऑन कर रहे हैं बहुत सारी फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल के। इन्फॉर्मेशन आपको टाइम डायरेक्टली मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल या ट्रैक मोड वगैरह शगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब कोई मेरा फ्रेंड वगैरह नई बाइक चलाता है, कहता है गियर वाला ये बहुत छोटा दिखता है हमें, तो ये बिल्कुल R1 की तरह बनाने की कोशिश की, बट ये बहुत छोटी बना दी इन्होंने। मुझे पर्सनली उसका कंसोल ज़्यादा पसंद था अपने R15M का, तो इसमें एकदम देखो क्या मस्त बड़ा बड़ा दिखता है। ये देख रहे हो, जब थ्रॉटल फील होता है ना, ये लाइन जब ऊपर जाती है रेव लिमिटर, तब मज़ा आता है भाई देखने का। तो बस यही मेन चीज़ है। अगर बहुत सारे फीचर्स तो मैं अभी भी भूल रहा हूँ जो बताना आपको ज़रूरी है, बट एट द एंड अगर मैं आपको कोई कंक्लूज़न बताऊँ आपको कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा अभी के लिए R15 V3 मेरे ख्याल से कितनी 180 तक पड़ रही है। 180 तक अगर आपको पड़ती है देन आपको V4 में जाना चाहिए। बट अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो V3 वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से यार वो लेजेंड है, वो अभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये बाइक अभी नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, इंप्रूवमेंट्स तो आती रहेंगी, बट स्टिल ओल्ड इज़ गोल्ड होता है ना, वो मुझे तब पता चला जब मैंने उस बाइक को रेव किया। इसको करने के बाद कोशिश करेंगे कि जल्दी से और भी चीज़ें कवर कर लें। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगली वीडियो में अपनी जैकेट के बारे में डालने वाला हूँ, वो देखो जैकेट रखी है वहाँ पर। जस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मॉड्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। तो गो हेड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी या।